हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पे। आज के सेशन के अंदर अपने एएफओ यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो बीएससी लेवल पे एक बहुत अच्छी जॉब होती है, उसके अंदर पिछले 8-10 सालों के अंदर जितने भी सोयल साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को अपने आज के इस लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है ना। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जिसके मेंस एग्जाम के अंदर सिर्फ एग्रीकल्चर का पार्ट आता है, उसके अंदर जो सोयल साइंस के क्वेश्चन आए 2015 से लेकर 2024 तक, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। आपका एक ही काम होगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप ये बताओगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे। साथ साथ में आप पहले जैसे मैं क्वेश्चन कराऊं उससे पहले आप करके रखना। ठीक है ना। तो क्वेश्चन दिख जाएगा, उसके बाद में मेरे आंसर बोलने से पहले आप उस आंसर को करना, तो आपको पता लगेगा कि अपने इतने क्वेश्चन सही है। और जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़े हुए हैं उनको तो पता होगा कि उनके लगभग क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे। मतलब 70 क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें से 60 क्वेश्चन उनके सही हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन जो मतलब उन लोगों मैंने वो पार्ट नहीं पढ़ाया है, मतलब क्योंकि मैं तो बीएससी वालों को पढ़ाता ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को, उन स्टूडेंट के भी एएफओ के सही हो जाएंगे। अभी तक उन्होंने डिग्री भी नहीं की, लेकिन जो पार्ट मैंने पढ़ाया हुआ है उसके जो भी क्वेश्चन आए वो सारे आपके सही होने चाहिए। और आप देखोगे इसके अंदर ज्यादातर न्यूट्रिएंट, मैन्योर और फर्टिलाइजर के ही क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो आपके सही हो जाएंगे। और वो आप लोगों ने सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट जो कोर्स लगा था आपके फर्स्ट ईयर में, उसमें आपने कवर कर रखे हैं। तो उन क्वेश्चंस के आप आंसर आप लोगों को तो देने जरूर है कमेंट में कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है। तो इसके अंदर जो है हालांकि पीपीटी में थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि साइड में थोड़ी सी पट्टियां चलेगी अलग अलग कलर की, तो मेरे को पता नहीं था पीपीटी कैसे बनाते हैं। मैंने तो वैसे ही थोड़ा सा ट्राई करने, क्योंकि मैं ज्यादातर ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे या डिजिटल बोर्ड पे सीधे पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। पीपीटी से पहली बार पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन वगैरह कराने थे, और ये पीपीटी मैंने बहुत टाइम पहले तैयार की थी फोन से, और फोन में तो ये सही चलती है, लेकिन डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा सा इसका साइज बड़ा है इसलिए थोड़ी सी चेंज होती है, इसीलिए इसने टेक्स्ट का साइज भी चेंज कर दिया। और इसका जो दिखाने का था ना, भी इस लाइन में दिखाना था, उनको अलग दिखा दिया। लेकिन क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सारे सही हैं। ठीक है। तो एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो आज के अंदर आज जो है इसके अंदर लेक्चर के अंदर अपने पिछले सालों के अंदर सोयल साइंस की जो क्वेश्चन है सिर्फ सोयल साइंस के, और जो पार्ट में मतलब सोयल साइंस के अंदर जो टॉपिक करवाता हूँ, ठीक है ना, जैसे कुछ टॉपिक सोयल साइंस और एग्रोनॉमी कॉमन होते हैं ना, वो भी मैं सोयल साइंस के अंदर ही काउंट करता हूं। तो वहां से जो भी क्वेश्चन है वो सारे अपने कवर करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और मुकेश सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और यदि आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हो, जहाँ पे नोट्स वगैरह गेस्ट पेपर वगैरह आते रहते हैं, तो वहां से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे करा रहा हूँ, बाद में पीपीटी पूरी ओपन हो जाएगी। पहला क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो प्ले करते हैं उसके अंदर सही नहीं आ रहा ये क्वेश्चन। ठीक है। तो इसके अंदर मैं आंसर आपको सीधे बता दूंगा, शायद पेन चल जाएगा, मेरे को लगता है इस पे आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा, चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर रूट ग्रोथ। ठीक है ना। जड़ जो है, अब देखो सारे के सारे क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है। लेकिन हिंदी मीडियम वालों को भी समझ आ जाएगा, मैं साथ साथ बताता रहूंगा कि क्या पूछ रही है। और देखो बिल्कुल इजी सी लैंग्वेज आती है। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ लगेगी, बाकी सारा मैं आपको साथ में कराता रहूंगा। पेपर बाइलिंगुअल ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर रूट ग्रोथ, यानी जड़ जो है वृद्धि या जड़ विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे उत्तरदायी होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मोलिब्डेनम या ब्रोन। तो देखो रूट, अब रूट का डेवलपमेंट के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिस्पांसिबल होता है, तो फास्फोरस होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन होगा कि फास्फोरस जो होता है वो रूट ग्रोथ के लिए मोस्ट यूजफुल होता है। बाकी क्वेश्चन अपने इस प्रकार करें, एक सेकेंड। अभी देखो पहला क्वेश्चन यहाँ शो नहीं हो रहा था, 2017 में आया हुआ था वो क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया था। अब सारे क्वेश्चन शो होंगे, ये देखो ऐसे दिख रहा था। अब ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन आ गया आपका। सेकंड क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहे हैं, डाइबैक इन सिट्रस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी नींबू के अंदर जो डाइबैक रोग होता है ना, वो कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है। एक चीज ध्यान रख लेना, वो कहते हैं ना बढ़ाई करने वाली, वो बढ़ाई करने वाली बात नहीं है। इन क्वेश्चंस को आप करते रहना, और डिस्क्रिप्शन में मैं लेक्चर के जो है आपको लिंक दे दूंगा, उन लेक्चर्स में देख लेना कि सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे करवाए हुए हैं। ठीक है ना। वो बात अलग होती है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है देख नहीं पाते वीडियो टाइम पे, लेकिन आप इन क्वेश्चन को देखते रहना, और साथ में डिस्क्रिप्शन ये क्वेश्चन लिखने के बाद आप बाद में जाके देखना कि सर ने ये सारे के सारे क्वेश्चन में हमें यूट्यूब पे कराए हुए थे।
ठीक है ना। तो यूट्यूब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो रहता है, तो वहां से आप लेक्चर देखा करो, ठीक है। आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, ठीक है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे कराए हुए हैं, और जो ऑफलाइन स्टूडेंट थे उनको भी पता होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन मैंने उनको क्लास में भी कराए हुए थे। अब देखो ये वाला जो डाइबैक होता है सिट्रस के अंदर, वो कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होता है, मतलब कौन से न्यूट्रिएंट जो पोषक होता है उसकी कमी से होता है। तो किससे होता है भाई, एक सेकंड रुक जाओ, वापस चल जाएगी लाइट। तो वो होता है कॉपर की डेफिशिएंसी से, ठीक है ना। डाइबैक जो होता है सिट्रस के अंदर वो किससे होता है, कॉपर की डेफिशिएंसी से। एक गमोसिस भी होता है सिट्रस के अंदर, नींबू के अंदर जो रोग होता है वो भी किससे होता है भाई, सिट्रस के अंदर जो है वो कॉपर की डेफिशिएंसी से होता है। हाँ जी, ठीक है ना। तो किससे, अभी मैंने आपको बताया था किससे होता है, एक सेकेंड, किससे होता है, कॉपर की डेफिशिएंसी जो होता है। तो जिंक ये भी गलत, फेरस गलत, कॉपर ये रहा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, AFO 2016 का ये क्वेश्चन था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिटिल लीफ इन मैंगो एंड मोटल लीफ ऑफ सिट्रस। यानी जो आम है उसके अंदर छोटी पत्ती रोग और मोटल लीफ जो नींबू के अंदर होता है, उसके लिए कौन सा पोषक तत्व है उत्तरदायी होता है, या कौन से पोषक तत्व की कमी से ये रोग होता है। तो देखो मैंने आप लोगों को लिखाया हुआ था कि जो लिटिल लीफ डिजीज होती है, सारी की सारी लिटिल लीफ डिजीज जो होती है वो किससे होती है भी, जिंक से होती है। लेकिन एप्पल की जब बात आ जाती है तो एप्पल के अंदर किससे होती है, मैग्नीज की डेफिशिएंसी से होती है। और यहाँ पे किससे का पूछा है इसने, मैंगो का पूछा है। अब जब एप्पल का पूछा नहीं तो मैंगो का पूछ रहे, किसी फ्रूट का पूछ रहे, तो अपने किस पे टिक करेंगे भी, जिंक पे टिक करेंगे। तो राइट आंसर इसका होगा ए ऑप्शन। पहली बात तो यहाँ पे मैग्नीज ऑप्शन में भी नहीं था, तो सीधा अपने जिंक कर सकते थे, बट साथ साथ में मैं आपको बताता जाऊंगा। और ये AFO 2015 का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। अब देख लो कितने इजी से क्वेश्चन आते हैं, बस वो इजी उनको लगे जिनका ये पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। फिर बाद में बोलोगे कि सर आपको इजी लगते हैं, आप पढ़ाते हो इसलिए, है ना। जिन्होंने पढ़ा है उनको लगेगा भी इजी। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। यानी पौधे के वृद्धि और विकास के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक होते हैं या जरूरी होते हैं। तो इतना इजी क्वेश्चन आता है देखो AFO के अंदर, ठीक है ना। और इसकी सैलरी होती है लगभग 65,000 रुपए के आसपास, ठीक है ना। तो कितनी अच्छी जॉब है। और उसके अंदर क्वेश्चन देख लो आप सोलर साइंस के कैसे आते हैं, ठीक है। अब देखो इसेंशियल न्यूट्रिएंट पूछा है तो कितने होते हैं अभी, 17 होते हैं। कौन कौन से, एक तो CHO, फिर उसके बाद में NPK, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फिर बोरॉन, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है ना। इनको फंक्शनल न्यूट्रिएंट बोलते हैं, इनको प्राइमरी, इनको सेकेंडरी और इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। तो कितने, 17 चाहिए होते हैं, तो राइट आंसर होगा 17। अब कई क्या इसको काउंट नहीं करते, सीधे देखे और 14 पे टिक करके आगे, ध्यान रख लेना 17 होते हैं। और लास्ट कौन सा था भाई, निकल था। और ये AFO 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। अब काउंट करते जाना कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं, वो आपका काम है। और क्वेश्चन सही दिख रहे हैं ना, ये वाला स्पेस आप भूल जाना, माइंड से स्किप ही कर देना, आपका दिमाग इस पे चलना चाहिए क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, लिटिल लीफ इन मैंगो एंड केशव इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अब देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, अब इसीलिए बोलता हूं कि कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो चाहे थ्योरी एग्जाम दे रहे हो, मेरी एक बात हमेशा मान लेना, कंपटीशन एग्जाम दो चाहे थ्योरी एग्जाम दो, पिछले सालों के क्वेश्चन जरूर करके जाना, प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो सॉल्यूशन जरूर करके जाना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थ्योरी एग्जाम में देखते हो पिछले सालों के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसे कंपटीशन एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये देखो रिपीट हुआ है, ठीक है ना। 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया और अभी जो अपनों ने किया था वो नेक्स्ट ईयर का किया था, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिया था। ध्यान रखना क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आज जो क्वेश्चन करा रहा हूं AFO के, आपके समझ लो यदि 70 क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपके 70 क्वेश्चन रेडी हो गए, इनमें से यदि 2 भी क्वेश्चन आ गए तो आपके 2 के आंसर तो पक्के हो गए ना, ठीक है ना। और गवर्नमेंट जॉब की जब तैयारी करते हैं तो 2 क्वेश्चन बहुत अहमियत रखते हैं, ठीक है ना। और वैसे लगभग सोशल साइंस के आते हैं 10 क्वेश्चन AFO के अंदर, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन की एवरेज रहती है
कभी 8, कभी 9, कभी 10 ऐसे पूछ लेते हैं। पहले 5 आते थे, अब 8, 9, 10 आने लगे इन पिछले 2-3 सालों में। अब लिटरली पूछा है तो जिंक ही आएगा राइट आंसर। ये अपने क्वेश्चन किया हुआ था, बट ईयर का थोड़ा सा आगे पीछे है। नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोज वेल इन वाटरलॉग्ड सॉइल। ठीक है ना, जो वाटरलॉग्ड जो सॉइल होती है उसके अंदर कौन सा वाटरलॉग्ड कंडीशन कौन सी होती है। अब मैं आपको बताता हूं, वाटरलॉग्ड कंडीशन कौन सी होती है, जहां पर पानी भरा रहता है। अब ऐसी कौन सी फसल है जो ऐसे एरिया में लगाते हैं जहां पे पानी भरा होता है, तो कौन सी लगाते हैं भाई, अपने राइस लगाते हैं, चावल की फसल यानी धान की फसल लगाते हैं अपने वहां पे। ठीक है ना, जहां पर पानी भरा होता है वहां पे धान की फसल लगाते हैं। अब धान में कौन सा अपने बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जैव उर्वरक यूज करते हैं, तो अपने क्या करते हैं भाई, एजोला और कौन सा, बीजीए यानी साइनोबैक्टीरिया यूज करते हैं। ठीक है, तो इनमें से देख लो वाटरलॉग्ड कंडीशन में वही करेगा, तो एजोला या बीजीए में से कोई दिया देख लो। राइजोबियम नहीं करता, क्योंकि राइजो सो स्टूडेंट बीच में से कट करके मेरे को ऐड करनी पड़ रही है, क्योंकि मैंने तो 22 तक क्वेश्चन करा दिए थे, पर बीच में किसी का फोन आया तो बीच में वो वीडियो कट हो गई थी। ठीक है, तो इसीलिए मैं ज्यादातर ना फ्लाइंग मोड पे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ये पता नहीं गलती से कैसे रह गया। चलो दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज मैंने समझाती थी। ठीक है ना, इसका राइट आंसर कौन सा था भाई, बी ऑप्शन था। और ये आपका, ठीक है, समझ लेना इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। थोड़ी सी वीडियो कटिंग के कारण कोई कंफ्यूजन हुई है तो उसके लिए सॉरी। हाँ जी, नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्योर इज कंसिडर्ड एज बायो फर्टिलाइजर। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी खाद है जो जैव उर्वरक में मानी जाती है, भी ये एक जैव उर्वरक है। ठीक है ना, एक सेकंड। ठीक है, तो ग्रीन मैन्योर, FYM, कंपोस्ट, बीजीए और गोट मैन्योर, तो ये तो अपने को पता है खाद होती है, बायो फर्टिलाइजर तो होता ही नहीं, ये भी खाद होती है। सिर्फ आंसर कौन सा आएगा, डी, बीजीए। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, वो एक क्या होती है भाई, बायो फर्टिलाइजर होती है। AFO 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ये तो शुक्र है मैं पानी पीने चला गया और मैंने देख ली, वरना यदि कंप्लीट वीडियो होने के बाद देखता तो 1-1.5 घंटे इससे ही बोलना पड़ता दोबारा। हाँ जी, 8th नंबर क्वेश्चन है, पीएच ऑफ एल्कलाइन सॉइल। एल्कलाइन सॉइल कौन सी होती है भी, क्षारीय मृदा होती है। ठीक है, क्षारीय मृदा जिसकी पीएच कितनी होती है भी, मोर देन 8.5, 8.5 से ज्यादा। ईसी कितनी होती है, ईसी होती है 4 से कम। और ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज वो होता है 15% से ज्यादा। तो इसमें इसने पीएच पूछी हुई है एल्कलाइन सॉइल यानी क्षारीय मृदा की, तो 8 नहीं होती, 9, 7.5 नहीं होती, 4 नहीं होती, 2 नहीं होती, 8.5 से ज्यादा क्या, एक ही ऑप्शन है 9। तो ये इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ये AFO 2016 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेंशन ऑफ सॉइल वाटर, यानी सॉइल वाटर जो है, मृदा जल जो होता है, उसके रिटेंशन के लिए कौन से बल उत्तरदायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ बी एंड सी, यानी कोहेजन और एडेजन दोनों ही जो है इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कोहेजन क्या होता है, जो सिमिलर पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है उसको बोल देते हैं अपने कोहेजन। ठीक है, और एडेजन क्या होता है, डिफरेंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है। ठीक है, डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोल देते हैं एडेजन। तो वाटर रिटेंशन के लिए कोहेजन और एडेजन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये AFO 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे ना तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा और आंसर जरूर बताने कि कितने आपके सही हुए हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, द मूवमेंट एंड फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू सॉइल्स एंड परमिएबल रॉक इज टर्म्ड एज। ठीक है ना, परमिएबल रॉक जो पारगम में चट्टान होती है और जो सॉइल है उसमें से मूवमेंट जो हो रही है या फिल्ट्रेशन हो रहा है वाटर का, उसको क्या बोलेंगे। अब देखो मैंने आपको 3 चीजें कराई हुई है, एक इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, जिसको इनफिल्ट्रोमीटर से नापते हैं, एक होती है परकोलेशन, एक होती है सीपेज। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन क्या होती है, एंट्री ऑफ वाटर, एंट्री ऑफ वाटर को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। परकोलेशन क्या होता है, डीप मूवमेंट जो होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट जो होती है उसको बोलते हैं। और सीपेज होती है लेटरल मूवमेंट जो वाटर की है। अब देखो फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होगा, पानी नीचे की तरफ जाएगा ना, तो इनफिल्ट्रेशन, ठीक है ना, मतलब फिल्ट्रेशन के अंदर पानी नीचे की तरफ जा रहा है या मूवमेंट हो रही है पानी के नीचे की तरफ, इसलिए
अपने इसका जो राइट आंसर मानेंगे वो कौन सा मानेंगे, परकोलेशन, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डिफ्यूजन नहीं होता, ऑस्मोसिस नहीं होता, कोहेजन नहीं होता, सेडिमेंटेशन नहीं होता। फिल्टर जो हो रहा है मतलब पानी क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो फिल्टर होके जा रहा है, इसलिए अपने इसको परकोलेशन इसका राइट आंसर मानेंगे। और ये एफओ 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी, फिर आता है 11th नंबर क्वेश्चन। एक बार वीडियो को दोबारा चेक कर लेते हैं भाई, अभी तो इतने ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं इसमें, ठीक है। इसे पूछ रहा है नाइट्रिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, जो नाइट्रीकरण प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, या हाइड्रोलाइसिस होती है, या बोथ ए बी, या ऑल ऑफ दी अब। अब देखो नाइट्रिफिकेशन जो होती है वो क्या होती है कि जब अमोनिया जो होता है, सॉरी अमोनियम जो होता है, इससे क्या बने भाई, नाइट्रेट बने, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अब देखो इससे ये बना, इसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, और बीच में क्या आता है NO2 नाइट्राइट, इसको बोलते हैं नाइट्राइट, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। अब ये बनता है इसके लिए तो होता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया उत्तरदायी, और ये ठीक से भी बताऊंगा ये वाला क्वेश्चन करने के लिए, और ये इसके लिए होता है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है ना। मतलब जब नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है तो इसके लिए नाइट्रोबैक्टर, और जब अमोनियम से नाइट्रेट बनता है, नाइट्राइट बनता है, इसके लिए नाइट्रोसोमोनास, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है ना। अब देखो नाइट्रिफिकेशन में देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ऑक्सीजन ऐड होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो नाइट्रिफिकेशन क्या होती है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, और रिडक्शन कौन सी होती है, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो एक रिडक्शन प्रोसेस होती है, और जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन को इस ट्रिक से याद रख सकते हो कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसलिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। ये 2015 का क्वेश्चन है। हाँ जी, 12वां क्वेश्चन आता है आपका माइक्रोबियल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू केमिकल नाइट्रोजन इज कॉल्ड। नाइट्रेट क्या होती है, NO3, अब ये किसमें बदल रहा है, N2 में बदल रहा है। केमिकल नाइट्रोजन क्या होती है भाई, N2 होती है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो यहां तक तो अपनों ने पढ़ा था अभी नाइट्रिफिकेशन, ये होती है, इसको बोल देते हैं अपने N2 गैस में बदलने के लिए डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है ना, जिसको विनाइट्रीकरण बोलते हैं। और ये क्या होती है, एक अवायवीय प्रक्रिया होती है, एक एनारोबिक प्रोसेस होती है, ठीक है ना, जिसके लिए बैसिलस और सुडोमोनास बैक्टीरिया उत्तरदायी होते हैं। तो इसने पूछा है कि नाइट्रेट जो N2 में बदलती है इसको क्या बोलते हैं, तो डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। और ये सारी प्रोसेस मैंने आपको मिनरलाइजेशन जो प्रोसेस थी उसमें सारा कुछ स्टेप समझाए थे। एमिनिफिकेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जबकि डीनाइट्रिफिकेशन जो है वो मिनरलाइजेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं होता। तो इसका राइट आंसर था बी, और ये एफओ 2015 का क्वेश्चन था। हाँ जी, नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, कन्वर्जन फैक्टर फॉर कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन टू ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना, मतलब कन्वर्ट करने के लिए। तो अब देखो अपने फॉर्मूला पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक मैटर इक्वल टू OC इंटू 1.724, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, इसको बेमलन फैक्टर भी बोलते हैं ना। तो इसलिए ये पूछा है कि ऑर्गेनिक मैटर जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको ऑर्गेनिक मैटर में बदलने के लिए कन्वर्जन फैक्टर कौन सा है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अब जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है वो देख लेते हैं कि 1.72 लिखा है, हाँ 1.72 अपनों ने बेमलन फैक्टर पढ़ा हुआ था। ये एफओ 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। हो जा भाई। 14 नंबर, विच फर्टिलाइजर इज नॉन एज किसान खाद, मतलब कौन सी उर्वरक को किसान खाद बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं अभी, कैन को बोलते हैं, जिसमें 25% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, जिसमें से 12.5 जो होती है वो अमोनियम के रूप में होती है, और 12.5 जो होती है वो नाइट्रेट के रूप में होती है, ठीक है। इसको किसान खाद, और इसके अलावा इसको सोना खाद भी बोलते हैं, ठीक है, इसको लाइम खाद भी बोलते हैं, या इसको नाइट्रो चाक भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये इसके अलग अलग नाम है, या इसको लाइम नाइट्रो चाक भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ये एफओ 2015 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं सोचना सर तो इंग्लिश में कराए जा रहे हैं, मैंने बोला कि पेपर बहुत लैंग्वेज में आता है, लेकिन मैं साथ साथ में आपको हिंदी मतलब भी बताते जा रहा हूं, और इसमें मेरे को लगता नहीं कि कोई ज्यादा टफ लैंग्वेज भी है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, यानी जिप्सम जो है उसका रासायनिक सूत्र पूछा है।
तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CSO4.2H2O। बस उसमें दिक्कत ये आती है कि हाइड्रोजन याद रखने पड़ते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब देखो ये भी नहीं हो सकता, इसमें 3 दे दिया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये रहा 2 हाइड्रोजन वाला। तो राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, CSO4.2H2O। और ये FO 2015 का क्वेश्चन है अभी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है 16 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बायो फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड नाइट्रोजन। मतलब निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक है जो नाइट्रोजन प्रोवाइड नहीं करता, ये नाइट्रोजन प्रदान नहीं करता है। अब देखो एजोटोबैक्टर ये तो प्रदान करता है, राइजोबियम ये भी करता है, क्लोस्ट्रीडियम ये भी करता है, ट्राइकोडर्मा ये नहीं करता, एसिटोबैक्टर ये करता है, क्योंकि एसिटोबैक्टर किसके लिए होता है भी, शुगर केन के लिए होता है। ठीक है, अब देखो ये चारों करते हैं तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन की ट्राइकोडर्मा है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड नहीं कराता है। ये FO 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आई होप कि सभी के क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। कमेंट में जरूर बताना आप लोगों को कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और प्लीज वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा जिन भी आप एग्रीकल्चर ग्रुप से जुड़े हो। फिर आता है विच अमंग द फॉलोइंग बायो फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड नाइट्रोजन। भी इनमें से कौन सा जो बायो फर्टिलाइजर है जो नाइट्रोजन प्रोवाइड नहीं कराता, ये तो पढ़ लिया ना। अच्छा नेक्स्ट नहीं किया मैंने क्या, 17 नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये ऐसे हो गया था, ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, पेन ले आते हैं अपने इधर। हाँ जी 17 नंबर क्वेश्चन है, सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर फॉर सीरियल क्रॉप एंड ग्रासेस। अब इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया, अभी एक क्वेश्चन और रहेगा ऐसा। सीरियल क्रॉप्स और यानी जो खाद्यान्न फसलें हैं या अनाज वाली फसलें होती है ना, जैसे गेहूं होगी, बाजरा, मक्का, इनके लिए कौन सा एक सहजीवी बैक्टीरिया होता है या सहजीवी जीवाणु होता है। अब देखो कौन सा होता है, एजोस्पाइरिलम होता है। वैसे सहजीवी कौन दिखाता है, राइजोबियम, लेकिन इसने मेंशन कर दिया क्या, सीरियल। जब सीरियल या ग्रासेस मेंशन कर दिया जाए तब आप टिक करोगे एजोस्पाइरिलम पे, और यदि ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है फिर अपने करेंगे राइजोबियम पे टिक। और ये आया हुआ है आरआरबी एसओ 2019 में। आरआरबी एसओ ये भी एफओ की तरह होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट होती है, सेम पैटर्न रहता है एग्जाम का, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ता है, जीके भी पढ़ना पड़ता है। और इसकी सैलरी जो होती है वो होती है 80,000 रुपए, और लगभग 2-3 साल के बाद 1 लाख रुपए हो जाती है। ठीक है ना, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा अपना ए ऑप्शन। और अभी तक आप लोगों ने यदि आपके मुकेश सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज यार फॉलो कर लेना। मुकेश सर 760 के नाम से अपना अकाउंट है इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। एक सेकंड, हाँ जी नेक्स्ट है, माइक बंद होने वाला है क्या, कितने हो गए, 18 क्वेश्चन हो गए। फिर आता है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट रुकना, नहीं ये नहीं हुआ। Which of the following is a symbiotic nitrogen fixing bacteria। अभी जो मैं बोल रहा था ना कि ऐसा क्वेश्चन हो रहेगा, वो तो आया था आरआरबी एसओ के अंदर, ये आया हुआ आपकी एएफओ 2020 के अंदर। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो सहजीवी बैक्टीरिया है वो बताना है आपको, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए। तो अब मैंने बोला कि जब सीरियल या ग्रासेस मेंशन हो तब अपने को एजोस्पेरिलम पे करना, वरना राइजोबियम पे आएगा। तो राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। हाँ जी नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, symptom of which nutrient deficiency appear first on older leaves and the advance up to, मतलब यंगर लीफ बाद में चले जाते हैं, मतलब पुरानी पत्तियों पे कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखते हैं, ये पूछना चाहता है। तो मैंने आपको लिखाए हुए थे, ओल्डर लीव्स पे किसके दिखते हैं, एनपीके, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम के, ठीक है, और सल्फर, फेरस, मैग्नीज, कॉपर इसके दिखते हैं न्यू लीव्स पे। उसके बाद में ब्रोन और कैल्शियम इनके टर्मिनल बड पे, और जिंक के दिखते हैं मिडल लीफ पे। ये एफओ 2016 का क्वेश्चन है। तो इनमें से देख लो, नाइट्रोजन दिया हुआ ना, ये नाइट्रोजन, सल्फर नहीं होता, ये नहीं होता, इसके टर्मिनल बड पे दिखते हैं ये फेरस, मैग्नीज, सल्फर इनके न्यू लीफ पे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, नाइट्रोजन जो है उसके पुरानी पत्तियों पे लक्षण दिखाई देते हैं।
20वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब आप लोग सोचोगे सर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, अब देख लो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होता। तो सूक्ष्म पोषक तत्व कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं। कौन कौन से, बोरॉन, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, क्लोरीन और निकल। अरे कौन सा रह गया, बेफिमन को जन मोलिब्डेनम रह गया, ठीक है। ये 8 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अब देखो जिंक भी है, मोलिब्डेनम भी दिया हुआ है, ब्रोन भी दिया हुआ है, क्लोरीन भी दिया है, नाइट्रोजन है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कि नाइट्रोजन जो होता है वो एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होता, वो क्या होता है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, यानी वृहद पोषक तत्व होता है। और वृहद में भी क्या होता है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। ये एफओ 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छे लग रहे हैं ना क्वेश्चन, कितने इजी क्वेश्चन है। तो जिन स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है मैटर, उनके क्वेश्चन अपने आप इजी से लगेंगे उनको, ठीक है ना, क्योंकि उन लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है, तो उनके लिए तो इजी, और जिन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है उनके लिए टफ। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, यहां तक मैंने करवा दिया था उस वीडियो में। विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बना रखी इन्हीं क्वेश्चन की, लेकिन इस पीपीटी के अंदर मैंने लास्ट में 2024 के भी क्वेश्चन ऐड किए हैं। जो अभी नेक्स्ट जो प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था ना 2024-25 वाला, मतलब जो 2025 के अंदर जनवरी के अंदर एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चन नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलेंगे। लेकिन इस पे इसलिए करा थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का थोड़ा सा अलग रुतबा होता है ना, और थोड़ा सा समझाया भी अच्छे से जा सकता है, उसमें इतना अच्छे से समझाया नहीं जा सकता। तो इसमें इसने पूछा है कि जो क्लोरोफिल होता है, हरित लवक होता है, उसके लिए कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी होता है, कौन सा पोषक तत्व उसका निर्माण करता है। तो कौन सा करता है भी, मैग्नीशियम। और जब मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं हो तो फिर अपने नाइट्रोजन पे टिक करते हैं। और ये आपका एएफओ 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। बाईस नंबर क्वेश्चन पढ़ो, एक मिनट वीडियो चेक कर लेते हैं अभी, अब रिस्क नहीं लेंगे। विच एलिमेंट इज, रुको रुको रुको, ये तो पढ़ ही लिया। बाईस नंबर क्वेश्चन था ना, विच एलिमेंट, अरे अच्छा बीच में रह गया क्या। विच एलिमेंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर रूट ग्रोथ। अब देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, ठीक है ना। पहले शायद दूसरा तीसरा क्वेश्चन ऐसा सा था, तो ये शायद पहले था। रूट ग्रोथ जो होता है, जड़ विकास होता है, उसके लिए कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी होता है। तो ये 2017 का क्वेश्चन है, तो कौन सा होता है भाई, फास्फोरस। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर आता है 23 नंबर क्वेश्चन, डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर्स ऑन ओल्ड लीव्स। अभी अपनों ने ये क्वेश्चन किया है, ओल्ड लीव्स पुरानी पत्तियों पे कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखते हैं। तो सल्फर के नहीं पे, मोलिब्डेनम दिखते हैं, नाइट्रोजन इसके भी दिखते हैं, कॉपर के नहीं दिखते, फेरस के नहीं दिखते। सिम्टम्स अपीयर ऑन ओल्ड लीव्स, देखो राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन नाइट्रोजन, क्योंकि जो मोलिब्डेनम होता है इसके भी ओल्ड लीव्स भी दिखते हैं, लेकिन मेन जो है वो नाइट्रोजन के दिखते हैं, इसलिए राइट आंसर अपने सी ऑप्शन को मानेंगे। ये एफओ 2017 के अंदर आया हुआ है। क्योंकि देखो ये ओरिजिनल तो पेपर आया हुआ नहीं है, बच्चों ने बताया कि सर ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया है, और मेरे को भी गूगल से मिले हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर हो सकता है कि किसी ने जब टाइप किया तो ऊपर नीचे कर दिया होगा, और उसके बाद में मैंने जब पीपीटी तैयार की तो मैंने भी इसको देखा नहीं। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन ही होगा, नाइट्रोजन। फिर है 24 नंबर क्वेश्चन, सिट्रस क्रैकिंग इज ड्यू टू। सिट्रस क्रैकिंग मतलब नींबू का फटना, ठीक है। तो एक होता है क्रैकिंग, ठीक है, कैंकर जिसमें धब्बे बन जाते हैं, वो बैक्टीरिया से होता है। ये पूछ रहे सिट्रस क्रैकिंग, फूटना, तो ये होता है ब्रोन से। अब इसमें ब्रोन की कंफ्यूज, ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब ब्रोन में भी दो ऑप्शन दे दिए, एक तो डेफिशिएंसी और एक टॉक्सिसिटी। तो ध्यान रख लेना, ब्रोन की डेफिशिएंसी होता है, उसी से क्रैकिंग डिजीज होती है, फ्रूट क्रैकिंग। और सिट्रस नाम दे दिया, तो सिट्रस में भी डेफिशिएंसी किसकी, ब्रोन की होगी, तभी इसमें सिट्रस क्रैकिंग डिजीज होगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है 25 नंबर क्वेश्चन, इन विच टिलेज नो पार्टिकल्स आर डिस्टर्ब। मतलब उसमें कोई भी पार्टिकल जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो डिस्टर्ब नहीं करना है तो आप भी जीरो टिलेज कर दो, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, और राइट जो 2017 एफओ के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है।
फिर आता है 26 नंबर क्वेश्चन। अब ये टिलेज वाला चैप्टर है, ये मैंने अभी तक यूट्यूब पे कराया हुआ नहीं है, आप लोग बोलोगे कमेंट करोगे तो अपने यूट्यूब पे ये चैप्टर भी करवा देंगे। इन विच फॉर्म ऑफ टिलेज नो प्लांट इज लेफ्ट, मतलब कोई भी प्लांट नहीं बचता है। तो प्लांट कब नहीं बचेगा, जब इसको क्लीन कर दो बिल्कुल, ठीक है। तो बी जो है राइट आंसर होगा, क्लीन टिलेज जो होता है उसमें कोई भी प्लांट नहीं बचता है। ये भी 2018 का क्वेश्चन था एफओ का। फिर है इन विच टाइप ऑफ टिलेज 15 to 30% रेजिड्यू लेफ्ट ऑन द सोइल सरफेस। तो ये एफओ 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो जो कन्वेंशनल टिलेज होती है इसमें लगभग 30% तक होता है। मल्च जो टिलेज होती है इसमें 30% से ज्यादा हो जाता है, और जो रेड्यूस टिलेज है इसमें 15 to 30% जो है रेजिड्यू जो है वो लेफ्ट रह जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। इसने पूछा 50 to 30% वाला, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसमें 30% होता है और इसमें लगभग मोर देन 30% होता है। बाकी इसमें अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिया होता है इसमें, ठीक है। तो एफओ 2019 के अंदर और नो टिल के अंदर तो 100% ही रह जाता है। नेक्स्ट, अरे रुको, 28 नंबर क्वेश्चन। सिम सिम खुल जा। इन विच मेथड क्रॉप रेजिड्यू रिमेन अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन बट डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग सोविंग ऑफ सीड। मतलब ऐसा कौन सा टिलेज है जिसके अंदर क्या होता है, अनडिस्टर्ब कंडीशन रहती है, मतलब उसमें कोई भी अपने प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं। कब करते हैं, सिर्फ अपने सीड यानी बीज की बुआई करते हैं तब करते हैं। तो देखो, रेड्यूस टिलेज, कन्वेंशनल टिलेज, स्ट्रिप टिलेज, नो टिल और जीरो टिलेज। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। नो टिल जो होता है उसके अंदर ये कंडीशन आती है। ये एफओ 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ज्यादातर 2019 वाले में इस टिलेज चैप्टर के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये देखो, ये फिर न्यूट्रिएंट चैप्टर से आया हुआ है। विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी होता है, तो मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, एफओ 2018 के अंदर आया हुआ है ये। थर्टी नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। अभी मैंने कराया था, कितने होते हैं अभी, 8 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फेरस और सल्फर। तो ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। मैग्नीशियम ये सेकेंडरी है, फेरस ये माइक्रो है और ये सेकेंडरी है। तो इसने पूछा है, उसमें क्वेश्चन था, अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। उसमें उसने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तब अपनों ने नाइट्रोजन पे ठीक कर दिया। अब इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो ये तो देखो मैक्रो हो गए, वृहद पोषक तत्व हो गए, ये भी वृहद पोषक तत्व है, यही है जो सूक्ष्म पोषक तत्व के अंदर आता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एफओ 2018 का क्वेश्चन है। फिर आता है 31 नंबर क्वेश्चन। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लेज एन एक्टिविस्ट एंड कैटालाइटिक रोल इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस के लिए तो मैंने आपको एक न्यूट्रिएंट लिखा है, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा, क्लोरीन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, एफओ 2018 का क्वेश्चन है ये। फिर आता है 32 नंबर क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन इज मेजर्ड वाइन्स रिमेन ग्रीन। अब देखो, ये लीफ है, अरे देखो क्या बनेगी, ये लीफ थोड़ी है, ठीक है, ये लीफ है। अब इसके अंदर जो वेन्स होती है ये वाली, अब ये बोल रहा है कि वेन्स जो है वो हरी रहेगी, बाकी अदर पार्ट जो था वो येलो हो गया। तो मैंने आपको लिखाया हुआ है क्लोरोसिस और इंटरवेनियर क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में पूरी पत्ती पीली होगी और इंटरवेनियर क्लोरोसिस के अंदर क्या है, जो वेन्स होती है उनके बीच का पार्ट पीला होता है और वेन्स जो है वो ग्रीन रह जाती है। तो इसने पूछा है, अब देखो इसने शब्द नहीं दिया इंटरवेनियर क्लोरोसिस, सीधा बोल दिया। और यहाँ पे क्लोरोसिस शब्द देखते बच्चे क्लोरोसिस वाला आंसर कर जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से रखना, इसने पूछा कि टॉप वेन्स होती है वो पीली होती है, जबकि वेन्स जो होती है वो ग्रीन की ग्रीन रह जाती है। मतलब इसने पूछा सीधा सीधा इंटरवेनियर क्लोरोसिस के बारे में, यानी हिंदी में बोलते हैं अंतःशिरा रोग, ठीक है। तो इंटरवेनियर जो क्लोरोसिस होती है, अब इसने पूछा न्यू लीव्स के अंदर, तो न्यू लीव्स में किससे होती है, अभी मैग्नीज से होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन,
AFO 2019 का क्वेश्चन है। और यदि पुरानी पत्तियों में बात करें तो पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस किससे होती है भाई? नाइट्रोजन से होती है। और नई पत्तियों में क्लोरोसिस होती है सल्फर से। फिर अंतःशिरा रोग यानी इंटरवेनियस क्लोरोसिस की बात करें तो नई पत्तियों में मैग्नीज से और पुरानी पत्तियों में किससे होती है भाई? मैग्नीशियम से इंटरवेनियस क्लोरोसिस होती है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। फिर आता है 33 नंबर क्वेश्चन। द न्यू लीफ ऑफ प्लांट्स शोज येलो सिम्टम्स एंड वेन्स रिमेन ग्रीन इज द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है, अलग अलग ईयर में अलग अलग क्वेश्चन है। ये 2020 के अंदर आया है एफओ के अंदर। ये क्या बोल रहा है कि नई पत्ती है प्लांट्स की, उस पे क्या है? येलो सिम्टम्स शो हो रहे हैं यानी पीले लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जो वेल्स है वो ग्रीन रहेगी, मतलब इंटरवेनियस क्लोरोसिस पूछी है। अब नई पत्तियों में इंटरवेनियस क्लोरोसिस किससे होती है? मैग्नीज से होती है। तो राइट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। एक सेकंड रुकना, ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ क्या? नहीं, अलग अलग है। ये 2019 का है, वैसे रिपीट हुआ है अगले साल 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हो जा। अब एक चीज देखो, अभी आपको दिखाया ना 2019 में भी आया तो 2020 में आया, ठीक है ना? तो हमेशा मेरी एक बात ध्यान रखना, कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, कोई भी थ्योरी एग्जाम दे रहे हो, प्रीवियस ईयर के पेपर जो है सॉल्यूशन जरूर करके जाना। आप थ्योरी एग्जाम देख लो चाहे कंपटीशन एग्जाम देख लो, सभी के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे भी आपने एफओ वाले में देखा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो वही चीज होता है, थ्योरी एग्जाम में भी रिपीट होते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। तो जिंदगी में ध्यान रख लेना, कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप थ्योरी एग्जाम दे रहे हो चाहे आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करके जाने, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना? तो ये बात जो है वो दिमाग में अपने बिठा लेना कि प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन जरूर करने हैं, ठीक है? इसके बाद में ये 2022 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। अरे यार एक सेकंड रुको, दो 2022 में आया हुआ क्या है? बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड वेजिटेशन ग्रोथ। अपने को पढ़ना ही नहीं, वेजिटेशन ग्रोथ दे दी यानी वानस्पतिक वृद्धि होती है, वो किससे होती है भाई? नाइट्रोजन से होती है। कहां गया गिरा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी, वैसे अमीनो एसिड और ये मैंने लिखा है प्रोटीन वाला, लेकिन अपन ने वेजिटेशन ग्रोथ पढ़ ली तो देखते ही नाइट्रोजन पे टिक कर देंगे, ठीक है? तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वैसे आज गर्मी नहीं है, वरना अब तक पसीने से बुरे हालात हो जाते। बाहर तो और भी ज्यादा मौसम ठंडा है, ये क्लास के अंदर थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज है। ब्रोन डेफिशिएंसी इंडिकेटर प्लांट। अब ब्रोन जो है यानी ब्रोन जो पोषक तत्व है उसकी कमी के लिए सूचक पौधा, इंडिकेटर प्लांट सूचक पौधा। सूचक पौधा क्या होता है? किसी पोषक तत्व की कमी के विशेष लक्षण जब किसी विशेष पौधे पर प्रकट होते हैं तो उसको इंडिकेटर प्लांट या सूचक पौधा बोलते हैं। तो अब देखो, पोटैटो नहीं होता, कैबेज नाइट्रोजन का होता है, कॉलीफ्लावर नाइट्रोजन का होता है, पोटैटो किसका होता है? पोटेशियम का होता है। सनफ्लावर जो ब्रोन का होता है, ठीक है? ये भी नहीं होता। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये एफओ 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी, उसके बाद में 36 नंबर क्वेश्चन, हाईएस्ट फास्फोरस कंजप्शन इन विच क्रॉप। ठीक है, सबसे ज्यादा फास्फोरस को चाहने वाली फसल कौन सी है? ठीक है, तो फास्फोरस को सी, शुगर केन जो है वो सबसे ज्यादा फास्फोरस का कंजप्शन करती है। ये एफओ 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नाइट्रोजन कंटेंट इन केन फर्टिलाइजर। अभी मैंने बताया था ना, केन जो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट किसान खाद, उसमें नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? 25% यानी 25% होती है, जिसमें से 12.5 नाइट्रेट के रूप में, 12.5 अमोनियम के रूप में। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है, 25% होती है। ये 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा है भाई। फिर आता है 38 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, एल्कलाइन सोइल इज हैविंग पीएच ऑफ। अब ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, देख लो, यानी जो क्षारीय मृदा होती है उसका पीएच मान कितना होता है? तो मैंने बताया था 8.5 से ज्यादा। अब देखो 4 से 6 नहीं, 8.5 से कम तो नहीं होता, ये तो होता है सलाइन सोइल का। 7 भी नहीं, 8.5 से ज्यादा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता। तो ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, एल्कलाइन सोइल की जो पीएच होती है वो
8.5 से ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे और अच्छे से कर भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट कर देना यदि आपको इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, बढ़िया तरीके से हो रहे हैं तो। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भी, अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। 39 नंबर क्वेश्चन, विच सोइल इज मैक्सिमम इन हिल्स एंड गिगांटिक प्लेन्स। ठीक है ना, जो पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कौन सी होती है, तो लैटराइटिक जो सोइल होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ये एफओ 2017 में आया हुआ है। फिर नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाईली सार टॉलरेंट क्रॉप। ठीक है ना, जब सार टॉलरेंट क्रॉप की बात आती है तो ध्यान रख लेना, व्हीट, बार्ली, मेज और ओट, जय, इन चारों के आंसर अपने को देखने हैं। यदि ये ऑप्शन में नहीं है फिर अपने करेंगे कॉटन पे टिक। ठीक है ना, तो अब देखो लाइम, शुगर केन, जूट, कॉटन और मैंगो, तो इन चारों में से तो कोई नहीं है, लेकिन कॉटन दिया तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कि कॉटन जो होती है वो हाईली सार टॉलरेंट क्रॉप होती है। वैसे सबसे ज्यादा बार्ली होती है। इन चारों क्रॉपों के नाम आपको याद रख लेने, तो नोटबुक में अलग से लिख लेना भाई। और ये एफओ 2018 का क्वेश्चन है। What is the pH range of the alkaline soil, यानी जो एल्कलाइन सोइल है, क्षारीय मृदा है, उसका फिर से क्वेश्चन आ गया एफओ 2018 में। ठीक है, तो लेस देन 5, 7 to 7 8.5, 6.5 to 8.2, मोर देन 8.5 और 4 to 7। एल्कलाइन सोइल का पूछा है तो मोर देन 8.5 यानी 8.5 से ज्यादा किसकी होती है, अभी एल्कलाइन सोइल की पीएच होती है। ठीक है, ये एफओ 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये देखो इजी से क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज हाईएस्ट एल्कलाइन सोइल, यानी एल्कली मृदा वो कहां पे सबसे ज्यादा है, तो कहां पे, यूपी के अंदर सबसे ज्यादा एल्कलाइन सोइल है। सलाइन सोइल भी यहीं पे है। ये एफओ 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर 43 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द ईएसपी ऑफ सलाइन एल्कलाइन सोइल। अब देखो जो सलाइन एल्कलाइन सोइल होती है इसकी पीएच कितनी होती है, अभी 8.5 से ज्यादा। इसकी जो ईसी होती है वो भी 8.5 से, सॉरी ठीक है ना, इसकी जो पीएच है वो भी मोर देन 8.5 होती है। इसकी ईसी यानी विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो भी मोर देन 4 होती है। और जो ईएसपी होती है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज वो भी मोर देन 50% होता है। तो इसमें तीनों चीज ज्यादा रहती है। ठीक है ना, ईसी, ईएसपी, पीएच, सारी चीजें ज्यादा रहती हैं। और सलाइन जो सलाइन एल्कलाइन सोइल होती है इसको क्या बोल देते हैं अपने भी, सोलो डाई, सोलन चाक, सोलो नेल और सोलो डाई, हाँ इसको बोलते हैं सोलो डाई। तो ध्यान रख लेना। अब इसने पूछा है इसकी पीएच, तो पीएच 8.5 से ज्यादा, 8.5 से ज्यादा वाला, सॉरी इसने पूछा है ईएसपी, ईएसपी 15% से ज्यादा, तो ये नहीं हो सकता मोर देन 1.5। अब देखो पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, तो ये भी नहीं हो सकता मोर देन 50। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कि जो सलाइन एल्कलाइन सोइल होती है उसकी जो ईसी होती है वो ज्यादा होती है भाई। ठीक है ना, मोर देन 50% एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, तो परसेंट में ही आता है, तो इसलिए परसेंट में ही इसको लिखा जाता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सलाइन सोइल। अब इसने जो सलाइन सोइल, ये 2018 में ये भी क्वेश्चन आया था, मतलब 2018 में 2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछ लिए उस टेबल से। ठीक है ना, मैंने बोला था वो टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं वो चैप्टर प्रॉब्लमेटिक सोल्व कराता हूं तो मैं बोलता हूं कि टेबल को अच्छे से पढ़ लेना, हर एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन आता है। अब इसने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछी हुई थी सलाइन सोइल की, तो सलाइन जो सोइल होती है उसकी कितनी होती है अभी, यानी जो आपकी लवणीय मृदा होती है उसकी, तो उसकी होती है 4 डेसीसाइमन से ज्यादा। तो लेस देन 8 गलत, लेस देन 4 नहीं, मोर देन 4 हाँ, ये नहीं ये नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सलाइन सोइल की वो 4 से ज्यादा होती है। और 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, तो मेरे भाइयों और बहनों एक चीज देखो कि क्वेश्चन कितने इजी आ रहे हैं, बस वही बात है कि तैयारी करनी पड़ेगी अपने को। ठीक है ना, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है ना वो कहाँ अटकता है, वो प्री के अंदर अटक जाता है उसकी इंग्लिश के कारण। ठीक है ना, बाकी जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती है वो कंप्लीट कर लेते हैं एग्जाम को। ठीक है ना, जो मेंस का एग्जाम होता है वो थोड़ा सा ट्रिक, अब जैसे पिछले साल जो एग्जाम होता है वो थोड़ा सा ट्रिक किया है, तो उसके अंदर सोशल साइंस की क्वेश्चन आए थे ना
वो भी ट्रिक आए थे, वो इतने इजी नहीं आए थे, ठीक है ना। तो इसलिए उसकी कट ऑफ भी कम गई थी, जिसके 60 में से 18 क्वेश्चन सही थे, उसका सिलेक्शन भी हुआ है। तो वही चीज है कि थोड़ा सा अपने को देखना पड़ता है कि अपना लेवल किसका है, ठीक है, अपने किस लेवल से उस सब्जेक्ट को अहमियत दे रहे हैं। आप अच्छे से पढ़ोगे। अब एक चीज बताता हूँ, अब आजकल का क्या है, आजकल की जो जनरेशन है वो ज्यादातर रिलेशनशिप के मामले में चल रही है, ठीक है ना, उसको सिर्फ रिलेशनशिप। अब एक चीज क्या होती है, रिलेशनशिप जब चल जाती है ना, तो लड़का है वो पढ़ नहीं पाता, लड़कियां तो फिर भी पढ़ लेती है रिलेशनशिप में, लेकिन लड़का कभी नहीं पढ़ पाता है। और फिर क्या होता है, धोखा हो जाता है कि यार तू तो मेरे से ज्यादा नंबर लिए, और वो बेचारा बाबू सोना करता ही रह जाता है ना। तो वो चीज होता है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, जब यदि लड़की सक्सेस होगी ना, तो उस लड़के की, और लड़का सक्सेस नहीं हुआ तो उस लड़की की अहमियत कुछ नहीं है, वो उसको छोड़ भी देगी। लेकिन यदि लड़की सक्सेस नहीं हुई, लड़का सक्सेस हो गया, तो वो लड़की उसको नहीं छोड़ेगी, कहेगी अपने को तो रिलेशन में रहना पड़ेगा। तो ध्यान रख लेना भाइयों, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप बस बातों में लगे रहो, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा यदि सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि आप सिलेक्ट होगे तो वो आ जाएगी, लेकिन यदि वो सिलेक्ट होगी तो आप उसके साथ नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो पढ़ते रहो, ठीक है। हाँ, ये चीज आजकल चल रहा है ट्रेंड रिलेशनशिप वाला, तो ये चीज गलत नहीं है, लेकिन इस पे थोड़ा सा टाइम पे कंट्रोल करना पड़ता है। सारा दिन रिलेशन में नहीं रहना होता है, सारा दिन बातें नहीं करनी होती, ठीक है। आज स्पेसिफिक टाइम बनाओ। रिलेशन में रह के भी बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहते हैं, ठीक है। बस वो ये खुद पे कंट्रोल करना पड़ता है इस चीज में। फिर है 45 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट एल्कलाइन सोइल। अब ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, 2019 के अंदर पूछा है, एल्कलाइन सोइल कहां पे हाईएस्ट है भाई, तो यूपी। ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सोइल अंडर आरकेवीवाई। आरकेवीवाई जो है एक योजना है जिसके अंदर एसिडिक सोइल के रिक्लेमेशन के लिए जो कितनी कॉस्ट आती है, तो 15,000 रुपए, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर है 47 नंबर क्वेश्चन, वर्टिसोल इज मैक्सिमम इन विच स्टेट। वर्टिसोल मतलब ब्लैक सोइल के अंदर वर्टिसोल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। मतलब ब्लैक सोइल जो होती है उसके अंदर कौन सा ऑर्डर, वो कौन से ऑर्डर में आती है, तो वर्टिसोल में। तो ब्लैक सोइल जहां पे ज्यादा होगी वहां पे वर्टिसोल भी ज्यादा होगा। तो ब्लैक सोइल जो है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर होती है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यानी 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और महाराष्ट्र इस पे टिक करके आना था आपको, सी ऑप्शन पे। फिर है 48 नंबर क्वेश्चन, which of the following chemical is used for reclamation of alkaline soil। यानी जो क्षारीय मृदा है उसके सुधार के लिए अपने कौन से पोषक जो सुधारक है, मृदा सुधारक या अमेंडमेंट है, उसका यूज करते हैं। तो लाइम चुनने का नहीं, सॉरी चुनने का भी तो करते हैं, लाइम का एसिडिक सोइल में करते हैं, सोडियम का नहीं करते, जिप्सम का करते हैं, सल्फर का करते हैं नहीं, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जिप्सम जो उसका यूज करते हैं। एएफओ 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आता है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है, रॉक फॉस्फेट इज अप्लाइड इन एसिडिक सोइल, सलाइन सोइल, एल्कलाइन सोइल, न्यूट्रल सोइल या नन ऑफ द अबव। ये एएफओ 2022 में क्वेश्चन है। एक सेकंड पानी पी लेता हूं मैं, फिर अपने इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वीडियो में देखते हैं यार, पर्पल कलर वाला है ना वो थोड़ा सा दिख नहीं रहा, क्योंकि ये मैंने पहले की स्लाइडें बनाई हुई है और उसमें मैंने व्हाइट बैकग्राउंड रखा हुआ था, इसमें बैकग्राउंड चेंज कर दिया तो थोड़ा सा हो रहा है। वैसे सही है, बढ़िया दिख जाएगा। ठीक है ना। अब रॉक फॉस्फेट है वो कौन सी मृदा के अंदर अप्लाई करते हैं, ये पूछा हुआ है। एसिडिक में सलाइन, एसिडिक यानी अम्लीय मृदा, सलाइन यानी लवणीय मृदा, एल्कलाइन सोइल यानी क्षारीय मृदा, न्यूट्रल सोइल यानी सामान्य मृदा, और नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखो रॉक फॉस्फेट जो है उसका यूज होता है एसिडिक सोइल में, तो राइट आंसर इसका होगा ए ऑप्शन। एसिडिक सोइल जो है उसमें रॉक फॉस्फेट का यूज करते हैं। हाँ जी, 50 नंबर क्वेश्चन है, विच सोइल अमेंडमेंट आर यूज्ड इन सोडिक सोइल रिक्लेमेशन विच इज चीपर एंड इजी अवेलेबल। अब देखो इस क्वेश्चन को आधा पढ़ना, विच सोइल अमेंडमेंट आर यूज्ड इन सोडिक सोइल रिक्लेमेशन। सोडिक सोइल किसको बोलते हैं, एल्कलाइन सोइल को बोलते हैं, यानी क्षारीय मृदा को बोलते हैं। अब इसने पूछा है एल्कलाइन सोइल यानी क्षारीय मृदा जो है उसके सुधार के लिए कौन से सुधारक का उपयोग करते हैं।
लाइम का करते हैं? नहीं करते, अभी अपने क्वेश्चन पढ़ा था। जिप्सम का करते हैं? हाँ जी। अमोनियम नाइट्रेट का? नहीं करते। पायरेट का? करते हैं। फिर अमोनियम सल्फेट का? नहीं करते। AFO 2022 में क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। अब सर दिक्कत होगी, जिप्सम भी दिया हुआ है, पायरेट भी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें से हम कौन सा टिक करें? अब देखो क्वेश्चन अब आगे पढ़ना है, विच इज चिपर एंड इजी अवेलेबल, जो आसानी से प्राप्त हो जाए। तो आसानी से कौन सा प्राप्त होता है? जिप्सम होता है। तो राइट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। तो मतलब क्वेश्चन पूरा पढ़ के घबराना नहीं है, पहले आधा पढ़ना है, इसमें देख लिया, फिर बाद में पढ़ना कि इजी पूछा है तो इस पर टिक कर देंगे, ठीक है ना। ये मैं सोचना कि सर इसमें दोनों ही आगे, चलो ठीक है, बोनस नंबर मिलेगा। बोनस बोनस कुछ नहीं मिलता ऐसी चीजों का, उसमें दिया होता है कि आपको अलग से कुछ, जैसे इसमें दिया होता है इजी अवेलेबल वाला। 51 सोइल स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय, यानी सोइल की जो स्ट्रेंथ है वो किससे मेजर करते हैं? तो किससे करते हैं? अभी पेनिट्रोमीटर, पेनिट्रेट होती है ना उसके लिए। तो पेनिट्रोमीटर जो है वो उसका यूज किया जाता है किसके लिए भी? सोइल स्ट्रेंथ मेजरमेंट के लिए। और ये AFO 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, 2021। फिर आता है 52 नंबर क्वेश्चन आपका, ये भी 2017 में आया हुआ है। एक सेकेंड, री इन्फिल्ट्रेशन थ्रू सोइल सरफेस इज कॉल्ड। अब इसको समझना, मैंने बताया था, अच्छा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। मैंने बोला था जब पानी की एंट्री होती है, ठीक है, इसको बोल देते हैं अपने इन्फिल्ट्रेशन। क्या बोल देते हैं? इन्फिल्ट्रेशन। जब डाउनवर्ड मूवमेंट होती है पानी की, इसको बोल देते हैं अपने परकोलेशन, ठीक है। और जब लेटरल मूवमेंट होती है, इसको बोल देते हैं अपने सीपेज। और जब सेचुरेशन कंडीशन होती है, मतलब मैक्रो और माइक्रोपोर दोनों पानी से भर जाते हैं और वाटर जो है फ्लो करने लग जाता है सॉइल सरफेस पे, तो इसको बोल देते हैं अपने रन ऑफ, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं इसको? रन ऑफ बोल देते हैं। अब देखो इसने पूछा री इन्फिल्ट्रेशन थ्रू सोइल सरफेस इज कॉल्ड, सोइल सरफेस के द्वारा यानी मृदा सतह के द्वारा जो री इन्फिल्ट्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? अब इसको समझो, यहां से एंट्री हुई पानी की, इसको बोल दिया इन्फिल्ट्रेशन। अब यहां से फिर पानी अंदर जा रहा है, अब अंदर जा रहा है तो मृदा सतह के अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो मतलब यहाँ पे भी एंट्री कर रही है, तो ये दोबारा एंट्री हुई ना। आगे आगे जैसे जैसे मृदा सतह में जाता जाएगा वहां पे एंट्री करता, दोबारा एंट्री करता जा रहा है, तो दोबारा एंट्री करने को अपने क्या बोल रहे हैं? भी परकोलेशन बोल रहे हैं। तो इससे ट्रिक से या अपने इस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। अब बच्चों ने तो क्या इन्फिल्ट्रेशन नाम दिखा और इस पर टिक कर दिया, नहीं, ये नहीं होएगा। इसका राइट आंसर होएगा परकोलेशन, ठीक है ना। तो अपने एग्जाम के अंदर जल्दी जल्दी में इन्फिल्ट्रेशन शब्द देखा और अपने किस पे टिक करके आ जाते हैं? भी ए ऑप्शन पे टिक करके आ जाते हैं, यानी कुमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन पे। ध्यान रख लेना, कुमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता, परकोलेशन होता है। और ये AFO 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है 53 नंबर क्वेश्चन, क्या हो गया? सोइल मॉइस्चर डिक्रीज, पेन चेंज करने दो। सोइल मॉइस्चर डिक्रीज टू विल्टिंग पॉइंट, वाटर होल्ड टाइटली बाय सोइल पार्टिकल्स, कंडीशन इज कॉल्ड। मतलब अब पानी क्या है? हाइग्रोस्कोप, जो विल्टिंग पॉइंट है उससे डिक्रीज हो गया, मतलब जो मॉइस्चर था वो विल्टिंग पॉइंट से भी कम हो गया। अब विल्टिंग पॉइंट ये सारे मैंने पढ़ाए हुए आपको, ठीक है ना। और वो क्या टाइटली पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? अब मैं आपको ये सारे समझा देता हूं। एक होती है सेचुरेशन कंडीशन, जहां पर क्या होता है पानी खूब होता है, मतलब जहां पे मैक्रो माइक्रोपोर दोनों पानी से भरे होते हैं। मतलब पानी लगावा, जग दिन पानी लगावा बीतने के खेत पूरा भर देवा नहीं, तो भाव है संतृप्त अवस्था, सेचुरेशन कंडीशन। बिंग बाद में खेत में पानी देना 2 दिन बाद की अवस्था है, बोला फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र क्षमता। फील्ड कैपेसिटी के बाद में जब पानी और कम हो जाए, मतलब नमी बहुत कम रह जाए, बोला विल्टिंग पॉइंट। और पानी है नहीं वाष्प बन जाए, मतलब वाष्प के रूप में रह जाए, मतलब पार्टिकल्स वो है एक बार 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 कर रहेगी, तो बिना बोला आप हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। तो अनआई बात पूछी है कि सोइल मॉइस्चर डिक्रीज, यानी विल्टिंग पॉइंट जो है उससे डिक्रीज हो गया और टाइटली एब्जॉर्ब हो गया, तो विल्टिंग पॉइंट से भी कम हो गया, तो कौन सा आता है? हाइग्रोस्कोपिक
कोफिशिएंट आता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये मैंने पूरा आपको करवाया हुआ था, इसकी पीएफ वैल्यू, बार वैल्यू सारा करवाया हुआ था आपको। क्यों, क्या हो गया? 54 नंबर क्वेश्चन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जल धारण क्षमता होती है, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, मतलब घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? अभी क्ले की होती है, उससे कम होती है सिल्ट की, और उससे कम भी किसकी होती है? अभी सैंड की होती है। तो इसमें से देख लो, क्ले यहाँ पे नहीं आ रहा था, ये गलत, ये गलत, क्ले इसमें भी नहीं है। अब इन दोनों में क्ले है, क्ले सैंड सिल्ट गलत, क्ले सिल्ट सैंड ये सही है। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा क्ले की, उससे कम सिल्ट की, और उससे कम सैंड की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। और यदि पूछा जाए इनफिल्ट्रेशन रेट, ठीक है ना, तो इनफिल्ट्रेशन रेट किसकी सबसे ज्यादा होती है? तो सैंडी जो सोइल होती है इसकी सबसे ज्यादा इनफिल्ट्रेशन रेट होती है। तो फिर इसका रिवर्स हो जाएगा यदि इनफिल्ट्रेशन रेट पूछे तो। और ये एफओ 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी, 55 नंबर क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है ना, यानी सेडिमेंट्री जो रॉक है इनमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, तो एक होती है आग्नेय, एक होती है सेडिमेंट्री, एक होती है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक को बोलते हैं रूपांतरित चट्टान, और सेडिमेंट्री जो है उसको बोल देते हैं अपने तल चट्टान, इसको जलद चट्टान भी बोला जाता है, इसको परतदार चट्टान भी बोलते हैं। तो जो सेल होता है वो भी होती है, ग्रेनाइट होती है, ये आग्नेय चट्टान होती है, लाइमस्टोन भी होती है, कॉन्ग्लोमेरेट भी होती है, और सैंडस्टोन भी होती है। तो इसने पूछा है कि इनमें से कौन सी एक सेडिमेंट्री रॉक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अभी ग्रेनाइट नहीं है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये एफओ 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी, नेक्स्ट है 56 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द जोन ऑफ आइलुविएशन। ठीक है ना, तो अपने देखते हैं, एक होता है आइलुविएशन, एक होता है एलुविएशन। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, एलुविएशन में ई आ रहा है, तो ई हॉरिजॉन के लिए होगा, और एलुविएशन फिर बी हॉरिजॉन के लिए होता है। तो इसने पूछा हुआ है कि एलुविएशन जोन जो है वो कौन सा होता है? तो ए जो होता है वो तो मिनरल हॉरिजॉन होता है, बी होता है उसको एलुविएशन बोलते हैं, सी को पेरेंटल हॉरिजॉन बोलते हैं, ओ को ऑर्गेनिक हॉरिजॉन बोलते हैं, ई को एलुविएशन हॉरिजॉन बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, और ये आपका एएफओ 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ जी, फिर आता है नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है, इन सैंडी सॉइल क्ले परसेंटेज इज लेस देन 50%, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सैंड इन सैंडी सॉइल। अब देखो, जो सॉइल टेक्सचरल क्लास होती है ना, उसके अंदर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो, एक होता है सैंड, एक होता है क्ले, एक होता है सिल्ट। ठीक है ना, इसको अच्छे से समझ लेना। सैंड सॉइल के अंदर क्ले जो होती है वो 15% से कम होती है, जो क्ले होती है वो 15% से क्या होती है? अभी कम होती है। और जो सैंड होती है वो इसके अंदर मोर देन 85% होती है, और कई बार 80 ऑप्शन आ जाता है, मोर देन 80%। तो आपको पता होना चाहिए, जो क्ले सॉइल होती है इसमें 35 to 40% क्या होती है? अभी क्ले होती है। और जो सिल्ट होती है इसमें 12% से कम क्या होती है? क्ले, और 80% से ज्यादा क्या होती है? अभी सिल्ट। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आता ही होता है। तो इसने पूछा है कि जो आपकी सैंडी सॉइल है उसमें क्ले 15% से कम होता है, तो ये मैंने बता ही दिया। अब ये पूछ रहे सैंड का कितना परसेंट होता है, तो कितना होता है? मोर देन 85%। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये रहा डी ऑप्शन। ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर होना था, और ये आपके एफओ 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, मैंने 23 लिखा, 23 का मतलब 23 में जो है पेपर आया था इसका। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं 24 का लिखूंगा, अगर जो क्वेश्चन आएगा मतलब जो 2024 के अंदर जो पेपर हुआ था जनवरी के अंदर वो वाला है। अब ऐसे 2025 लिखा हुआ है, तो 2025 में जो जनवरी के अंदर जो क्वेश्चन हुआ था वो, ठीक है ना, तो वही चीजें जो जिस ईयर में पेपर हुआ है ना उसका मैं लिख के आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ये तो क्वेश्चन वहां पे आए भी नहीं है। ठीक है ना, तो अलग अलग थोड़ा सा सीक्वेंस चलता रहता है इसके अंदर। फिर ये भी 2023 का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिडिक सॉइल। ठीक है ना, इनमें से कौन सी जो है
अम्लीय मृदा की विशेषता नहीं है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड फेरस, ये भी है। प्रेजेंस ऑफ केओलिनाइट एंड इलाइट, ये मिनरल भी पाए जाते हैं, सही बात है। मोर देन 0.1% साल्ट, नहीं। एसिडिक सोइल में 0.1% से ज्यादा साल्ट नहीं, कभी नहीं हो सकते, ये गलत। लो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, हाँ सही है, और नन ऑफ द अबव तो आ ही नहीं सकता। तो इसलिए पूछा है कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ये तीनों है, ये नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, कि उसमें 1.5% 0.1% ज्यादा साल्ट नहीं होते हैं, इसमें एसिडिक सोइल में। तो बाकी इसकी तीनों कैरेक्टरिस्टिक है, ये वाली इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी इसकी विशेषता नहीं है अम्लीय मृदा की। हाँ जी, उसके बाद में 59 नंबर क्वेश्चन, सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन दैट पल्वेराइज द सोइल फॉर बेटर सीड प्रिपरेशन, ठीक है ना, सेकेंडरी टिलेज है, प्रिपरेशन दैट पल्वेराइज द सोइल फॉर बेटर सीड प्रिपरेशन। अब इसमें क्या पूछ रहा है, जो सेकेंडरी टिलेज मतलब द्वितीय भूपरिष्करण प्रक्रिया है कि जो क्या करती है, बेटर सीड प्रिपरेशन के लिए की जाती है। अब देखो, ये सीडलिंग और ड्रिलिंग जो है, ये तो है सीड सोविंग के मेथड, ठीक है ना। प्लोविंग है, ये तो प्राइमरी है, ये 2023 में क्वेश्चन आया अभी। टिलिंग, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही है, और हैरोविंग होता है, ये सेकेंडरी होता है। तो इसलिए कौन सा पूछा है, सेकेंडरी पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, ठीक है ना। जो हैरोविंग होता है वो बेटर सीड प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, और एक क्या है, सेकेंडरी टिलेज है, यानी द्वितीय भूपरिष्करण है। तो ये आपके 59 क्वेश्चन हो गए। ये है 60 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीटली डाइजेस्टेड क्रूड ऑर्गेनिक एमोर्फस क्लोइड। अब देखो, एमोर्फस देखते ही अपने को आंसर पता हो जाना चाहिए, बाकी पूरा पढ़ लेते हैं। सबस्टांस डार्क ब्राउन ब्लैक कलर, यहां से भी आंसर आ रहा है। रिजल्ट ऑफ डिकम्पोजिशन फाउंड इन सॉइल मेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हेल्पिंग ऑफ प्लांट लाइफ, ठीक है ना। जो पादप जो है उसके लिए, जो उसके जीवन होता है उसके लिए जरूरी होता है। ऑर्गेनिक के डिकम्पोजिशन से बनता है। डार्क ब्राउन कलर यानी गहरे भूरे कलर रंग का होता है, और एमोर्फस होता है। तो कौन सा होता है भी, ह्यूमसित होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एएफओ 2023 का ये क्वेश्चन था। तो ये जो 60 क्वेश्चन है ना, ये मैंने यूट्यूब पे पहले भी कराए हुए थे, बस डिजिटल बोर्ड पे द्वारा करा लिए, ठीक है ना। और अब इसके अंदर और क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं जो पिछले साल आए हुए थे, ठीक है ना, मतलब 2024 के अंदर जो आए थे। इसी साल जनवरी के अंदर जो हुआ था उसके क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड नहीं किए हुए हैं, ठीक है ना। उससे पहले जो हुआ था 2024 में, जनवरी के दिसंबर में हुआ था, वो वाला पेपर में आपको इसके अंदर आगे वाले क्वेश्चन जो है वो सी के हैं 2024 के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, तब तक पानी पी लेता हूं मैं। हाँ जी, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ एसेंशियल मेजर एलिमेंट फॉर पल्सेज एंड ऑयल सीड क्रॉप। एक सेकंड रुकिएगा, ये पेन से दिख रहा है क्या आपको? हाँ सही दिख रहा है, पर वैसे येलो कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। ऑयल सीड क्रॉप और जो पल्सेज क्रॉप होती है उनके लिए न्यूट्रिएंट पूछा है। तो ऑयल सीड के लिए कौन सा होता है? सल्फर होता है। फिर इसने बोल ही दिया कि फोर्थ मेजर, तो एनपीके हो गया, उसके बाद में सल्फर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, कि जो सल्फर होता है वो ऑयल सीड, मतलब अपने को ऊपर वाली लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, इसने ऑयल सीड क्रॉप पूछ लिया ना, तो ऑयल सीड क्रॉप के लिए कौन सा होता है भाई? सल्फर ही जरूरी होता है। और ये 2024 का आपका क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे ये क्वेश्चन। हाँ जी, उसके बाद में है मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी इन ब्रोकली काउजेज, यानी मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्रोकली के अंदर कौन सा रोग हो जाता है? अब अपनों ने तो कॉलीफ्लावर पढ़ा हुआ था, ठीक है ना, विप्टेल डिजीज, तो वो एक ही चीज है, बस वो थोड़ा सा दिमाग जो होता है, अपना माइंड जो होता है, उसको डाइवर्ट करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं। तो ब्रोकली के अंदर भी किससे होगा बेबी? विप्टेल डिजीज होगी, किससे? मोलिब्डेनम से। तो इसने दे ही दिया, मोलिब्डेनम से होगा, ब्रोकली के अंदर होगा, बस उस रोग का नाम बताना है अपनों ने। तो विग्रेस ग्रोथ ये नहीं होता, व्हाइट बड नहीं होती, क्योंकि ये तो व्हाइट बड किससे होती है अभी? व्हाइट टिप और व्हाइट बड ये शायद जिंक से होती है ना, एक व्हाइट बड होता है, एक व्हाइट टिप होती है। व्हाइट बड मेरे हिसाब से जिंक से होता है और व्हाइट टिप कॉपर से होता है, ऐसा थोड़ी सी मेरे को इसमें कंफ्यूजन है, मैंने आप लोगों को करवाया है ये चीज,
थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन पढ़े तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। खेरा डिजीज ये जिंक से होती है। विप्टेल ये विप्टेल उसमें दिया हुआ था, तो विप्टेल जो है मोलिब्डेनम से होती है ब्रोकली के अंदर, और ये भी 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। फिर आता है 63 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज यूज्ड एज ए XC2 ग्रीन मैन्योर क्रॉप। अब जब भी मैं ग्रीन मैन्योरिंग चैप्टर पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं कि इस चीज को आप अच्छे से माइंड में बिठा लेना, कौन सी XC2 है, और एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। तो XC2 के अंदर ग्लिसरीडिया हो गया, सुबोबुल हो गया, नीम, करंज, ये सारी किसके अंदर आती है, सॉरी करंज और महुआ, ये किसके अंदर आती है आपकी XC2 में। XC2 का मतलब हो गया कि यहाँ पर लगाई हुई थी फसल, यहाँ से पत्तियां वगैरह तोड़ी और दूसरे खेत में उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया या दबा दिया, तो उसको बोलते हैं XC2। इन सिटू में इसी खेत में क्रॉप को ग्रो किया, फ्लावरिंग स्टेज से पहले इसी खेत में इसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे, उसको बोलते हैं इन सिटू। जो XC2 होती है इसको ग्रीन लीफ मैन्योरिंग भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना, ढेंचा नहीं, सनहेम ये इन सिटू के एग्जाम्पल है, ये तीनों जो है इन सिटू के एग्जाम्पल है भाई। सुबोबुल आ गया तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ग्रीन ग्राम ये भी इन सिटू है, ये वाला जो है ये XC2 है, तो इसने पूछे XC2 था, तो सुबोबुल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 का ये क्वेश्चन है, यानी पिछले से पिछले साल का। हाँ जी, फिर आता है 64 नंबर क्वेश्चन, केमिकल यूज्ड एज ए डिटेक्टर इन न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर इन द एस्टिमेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर, ठीक है ना। सॉइल मॉइस्चर के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिसमें ग्रेविमेट्रिक मेथड, टेंशियोमीटर, जिप्सम ब्लॉक। अब जो टेंशियोमीटर हो गया, जिप्सम ब्लॉक हो गया, और एक प्रेशर प्लेट अपरेटस हो गया, प्रेशर मेम्ब्रेन हो गया, इनके अंदर इनकी क्या पूछी जाती है अभी, बार वैल्यू पूछी जाती है। लेकिन इनमें क्या पूछा जाता है कि जो न्यूट्रॉन हो गया उसका सोर्स क्या है, या डिटेक्टर क्या होता है, तो यहाँ पे इसने पूछा हुआ था डिटेक्टर का, ठीक है ना। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है वो सोर्स के थ्रू क्वेश्चन कराए थे, सोर्स क्या होता है, जबकि इसने डिटेक्टर पूछा है, तो डिटेक्टर जो है वो इसका BF3 होता है, ठीक है ना। जो न्यूट्रॉन है उनको डिटेक्ट करता है कि हाँ यहाँ पे ये वाला न्यूट्रॉन है, तो इसके लिए BF3 यूज किया जाता है। ये FO 2024 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी, उसके बाद में है राइजोबियम स्पीसीज फॉर लेंटिल क्रॉप, ठीक है ना। लेंटिल जो क्रॉप है, एक स्पेसिफिक क्रॉप का पूछ लिया कि लेंटिल क्रॉप के अंदर किसका यूज करते हैं, तो मैंने आपको एक चीज लिखाई थी, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। आपको मैंने राइजोबियम की और ब्रेडी राइजोबियम की प्रजातियां लिखाई थी। राइजोबियम में मैंने 4 और ब्रेडी राइजोबियम में मैंने 3 प्रजातियां लिखाई है। अब जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम है वो एक क्या है, राइजोबियम की प्रजाति है। अब लेग्यूमिनोसोरम जो होता है उसका यूज अपने ने, मैंने उसमें आपको 2 नाम लिखाए थे, एक तो लेंटिल यानी मसूर लिखाया था, और एक लिखाया था पी यानी मटर, ठीक है ना। इसने इसमें पूछा हुआ है लेंटिल का। तो राइजोबियम जेपोनिकम ये तो होता है सोयाबीन में यूज, ठीक है ना। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, सॉरी यहाँ पे SM हो रहेगा, ये होता है लेंटिल यानी मसूर के अंदर और मटर के अंदर, ठीक है। फेजियोली ये होता है राजमा के अंदर, क्योंकि राजमा का नाम भी स्टार्ट किससे होता है, फेजियोलस से होता है। मेलिलोटी का यूज होता है रिजका के अंदर, रिजका, मेथी, सेंजी, इनमें, ठीक है। और फ्रेडी का इसका भी यूज होता है सोयाबीन में, ठीक है ना। तो FO 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है। अब इसने पूछा था लेंटिल का, तो लेंटिल इसमें आ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा B ऑप्शन। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम जो है इसका यूज किया जाता है किसके रूप में, लेंटिल के अंदर, राइजोबियम स्पीसीज के, ठीक है। फिर आता है 66 नंबर क्वेश्चन, PF वैल्यू ऑफ हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। जो हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट होता है इस पे PF वैल्यू क्या होती है, और PF दिया किसने था, स्कोफिल्ड ने दिया था। अब PF वैल्यू एक होता है सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है ना, एक होता है फील्ड कैपेसिटी, एक होता है विल्टिंग पॉइंट, और एक होता है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। सैचुरेशन पॉइंट पे होती है 0, फील्ड कैपेसिटी पे होती है 2.5 यानी 2.5, विल्टिंग पॉइंट पे होती है 1.18 या सॉरी 4.18, या इसको राउंड फिगर में 4.2 भी लिख देते हैं, और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट पे होती है 4.5, ठीक है। तो इसमें इसने पूछा है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट पे PF वैल्यू, तो ये नहीं हो सकती क्योंकि ये तो विल्टिंग पॉइंट की होती है, ये तो बार वैल्यू आ गई, ये फील्ड कैपेसिटी की दे दी इसने,
ये रही, राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, और 0.1 तो होता ही नहीं। ठीक है, तो राइट, ये मेरे से लगे भी गलती से दो, ऐसे मतलब 2 डॉट। 4.5 जो है वो पीएफ वैल्यू होती है किसके भी, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट पे। ये भी 2024 का क्वेश्चन। अब आगे सारे 2024 के हैं। हाँ जी, उसके बाद में है, ये देखो डेफिनेशन पूछी हुई है, ब्रांच ऑफ सोइल साइंस यानी मृदा विज्ञान की शाखा, दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ओरिजिन, यानी जो ओरिजिन यानी उत्पत्ति से अध्ययन, उत्पत्ति का अध्ययन करना सोइल के, इट्स क्लासिफिकेशन उसके वर्गीकरण का, एंड डिस्क्रिप्शन इज नोन एज, ठीक है ना, उत्पत्ति हो गया, निर्माण हो गया, उसके मैपिंग सर्वे का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है भाई, आपकी पेडोलॉजी कहलाती है। एडाफोलॉजी के अंदर अपने किसकी स्टडी करते हैं, हायर प्लांट्स के साथ उसका रिलेशन क्या है उसकी। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन होगा पेडोलॉजी, और एएफओ 2024 का ये क्वेश्चन था। हाँ जी, फिर आता है 68 नंबर क्वेश्चन। क्यों, क्या हो गया तेरे, अच्छा किस्तों में आएगा ये क्यों हट गया भाई। अच्छा एक सेकंड रुको, इसको अपने लास्ट में करेंगे, ध्यान रखना 68 नंबर क्वेश्चन अपने लास्ट में करना है, वो उधर से स्लाइड शो के अंदर दिखा दूंगा। आप सारी बेसिक करोगे क्या तुम लोग। लास्ट क्वेश्चन इसमें 70 नंबर क्वेश्चन शो हो रहा है, 68 और 69 अभी अपने करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्टिलाइजर ट्री, निम्न में से कौन सा फर्टिलाइजर ट्री है। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसने पूछा है उर्वरक पौधा। अब मैंने आपको बताया हुआ है कोकोनट, मैंगो, ग्लिसरीडिया, गुआवा, और ये तो ग्रीन मैन्योर के अंदर मैंने आपको लिखाया था ना ग्लिसरीडिया, ठीक है ना, और ये सलाइन एल्कलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए भी यूज होता है। ध्यान रख लेना, इसने मैन्योर ना देके फर्टिलाइजर पूछ लिया, तो फर्टिलाइजर ट्री किसको बोलते हैं, ग्लिसरीडिया को बोलते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन था। थैंक यू, अभी थैंक यू नहीं बोलना है, रुको, ठीक है, अपने वो कर लेते हैं एक सेकंड, जो 2 क्वेश्चन रहे हुए हैं, एग्जिट, एक सेकंड रुको बस। 68 नंबर क्वेश्चन ये रहा, करंट पेज खोलेगा, 1 मिनट रुकना भाई, बस अपने यहीं पे कर लेते हैं। इसने पूछा हुआ है ब्रांच ऑफ सोइल साइंस, अच्छा ये तो अपना कर लिया पेडोलॉजी वाला है ना, इसके बाद में ये करना है अपनों ने, तो एक सेकंड रुको, ये वाला क्वेश्चन करना है। सोइल प्रॉपर्टी विच इनेबल्स ए मॉइस्ट सोइल टू चेंज शेप ऑन एन अप्लाइड फोर्स एंड रिटेन इट्स शेप इवन व्हेन द फोर्स इज विथड्रॉन, यानी मिट्टी की वह क्षमता जब उस पर फोर्स लगाया जाता है तो वो किसी शेप में बदल जाती है, और फोर्स हटाते हैं तो वो वापस उस शेप से हट जाती है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं ना, और क्ले सोइल के अंदर सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी होती है, तो इसलिए प्लास्टिसिटी की सीधी सीधी डेफिनेशन पूछी हुई थी भाई, ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। और उसके अलावा एक क्वेश्चन और रह रहा था ये, ठीक है ना, द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंडिकेटर्स यूज्ड टू डिटरमाइन सोइल क्वालिटी एंड सोइल फंक्शन, ठीक है ना, द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंडिकेटर्स यूज्ड इन डिटरमाइन सोइल क्वालिटी एंड सोइल फंक्शन, तो इसमें मिनिमम डाटा सेट जो होता है इसका यूज किया जाता है। तो ये आपके 70 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, पिछले लगभग 10 सालों के अंदर आए हुए, 9-10 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो आपको मैंने करवा दिए। आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आए होंगे, एंड थैंक यू, आपने इतने अच्छे से लेक्चर देखा। बट आप एक मुकेश सर का काम जरूर करिएगा कि मुकेश सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, और प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना जिन भी आप एग्रीकल्चर रिलेटेड ग्रुप से जुड़े हो। और कोई भी आपका डाउट हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आता है कि सर हमने ये चीज पढ़ी हुई थी, ये चीज पढ़ी हुई थी, तो वो डाउट भी अपने कवर कर लेंगे। बस आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप कमेंट कर देना और बता देना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू।